हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली सीटेट वाले स्टूडेंट के लिए, आप लोगों का कल एग्ज़ाम है और मैं इसकी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने आपके वो सारे टॉपिक टच किए हैं जहाँ सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन आपके मतलब पूछे जाते हैं, और कुछ जो थे तो मुझे लगा कि कुछ जो चीज़ें हैं वो रह गई हैं, तो इसलिए मैं आज इस वीडियो में उसको भी आप यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ। ओके, तो बिना देरी करते हुए टाइम वेस्ट किए ये जो अपना वीडियो इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एक आपका सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि भाई जो आपका पहला बुद्धि परीक्षण था, मैं बोल रही हूँ आप उसे सुनते रहिए। सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण था वो किसने बनाया था? 1905 में बनाया था आपका विनय ने अपने जो उनका जो सहयोगी था, जो उनका दोस्त को साइमन की सहायता से उन्होंने बनाया था। 1905 में आया था। अब एक एक करके हम देखेंगे कि किस इंसान ने कौन सी थ्योरी यहाँ पर दी है, बुद्धि के जो सिद्धांत है कैसे कैसे दिए। आपसे यहाँ पर इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। आपका सीटेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें से जो है हर साल मतलब पूछते हैं। एक खंड का सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर जो थ्योरी है वो किसने दी है? यूनिफैक्टर थ्योरी आपकी विनय, टर्मन और ईस्टन ने दी है। ओके, ये आपको याद रखनी है। अब आता है आपका टू फैक्टर थ्योरी। देखिए, टू फैक्टर थ्योरी इसमें इसका क्वेश्चन आपका हमेशा इतनी बार पूछा गया है। ये आपका 1904 में स्पेयरमैन ने दिया था। ये आपको याद रखना है। 1904 में किसने दिया है? स्पेयरमैन ने दिया है। और इन्होंने यहाँ पर दो फैक्टर आपको बताए हैं, एक जी होता है, एक एस होता है। जी फैक्टर जो होता है वो आपका बाई बर्थ होता है, यानी कि वो जन्मजात होता है, आनुवंशिक होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। एस फैक्टर जो होता है हर किसी में अलग अलग होता है और उसमें क्या कहते हैं, ये जन्मजात नहीं होता है और आप इसमें मतलब चेंज कर सकते हैं। अब आता है आपका थ्री खंड थ्योरी जो दे रखी है, यानी कि जो आपकी थ्री फैक्टर थ्योरी वो किसने दी है? थ्री फैक्टर थ्योरी आपकी जो है ये भी स्पीयरमैन ने दी है। ठीक। अब आता है बहुखंड का सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। ये किसने दी है? ये आपकी मल्टी फैक्टर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी है। याद रखना, ये पूछा जाता है। फिर समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? समूह कारक सिद्धांत जो है ये आपका थर्स्टन ने दिया है और उन्होंने 6 प्रकार की मानसिक योग्यताएं आपको यहाँ बताई हैं। ठीक है, 6 प्रकार की मतलब जो है इसमें मानसिक योग्यताएं आपकी इसमें रहती हैं। तो वो कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने यहाँ पर आपको मतलब जो बताई हैं वो आपकी होती है संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी, दूसरी शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी, स्थानिक स्पेशल एबिलिटी, शब्द प्रवाह योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी, तार्किक योग्यता यानी कि रीजनिंग एबिलिटी और स्मृति मेमोरी एबिलिटी। ये 6 होती हैं, आप इसको याद रखना। ठीक है। फिर एक आपका इसमें दे रखा है कि भैया क्रमिक महत्व का सिद्धांत जो दिया है वो किसने दिया है? ये आपका जो सिद्धांत यहाँ पर जो दिया है वो बर्ट और वर्ट और वर्मन ने दिया है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी जो थ्योरी है वो आती है आपकी त्रिआयाम सिद्धांत। त्रिआयाम सिद्धांत, इसको 3D मॉडल, SI मॉडल के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये किसने दिया है? तो ये आपको याद रखना है, जो आपका जो 3D मॉडल है, जो आपका SI मॉडल है, ये गिलफोर्ड ने दिया है। और इन्होंने गिलफोर्ड जो थे उन्होंने यहाँ पर मतलब आपको 3 आयाम बताए हैं। ठीक है, 3 आयाम जो बताए हैं वो आपको यहाँ पर बताने हैं। कौन कौन से बताए हैं? जैसे एक इन्होंने यहाँ पर बताया ऑपरेशन। तो ऑपरेशन कितने टाइप का होता है? आपका 6 प्रकार का होता है। ठीक है। फिर आपका विषय वस्तु बताया। विषय वस्तु यानी कि जो आपकी जो कंटेंट होता है वो कितने टाइप का होता है? जो आपका जो कंटेंट होता है वो आपका 5 प्रकार का होता है। ठीक है। फिर उसके बाद उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बताया। प्रोडक्ट आपका 6 प्रकार का होता है। तो 6 × 5 × 6, तो इन्होंने कितने टाइप जो बता दिए वो इन्होंने बताया है 180। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपका मतलब बनता है। तो इन्होंने यहाँ पर ये सारी जो करके मानसिक योग्यताओं का योग, इतनी मानसिक योग्यताएं आपकी होती है टोटल 180 इन्होंने यहाँ पर ये बताया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और गिलफोर्ड ने जो है आपको एक मतलब कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें आपको 2 प्रकार के चिंतन बताए थे उन्होंने। एक उन्होंने बताई थी डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसे आप अपसारी चिंतन बोलते हो। ये क्वेश्चन आपको बहुत बारी पूछा जाता है, अपसारी चिंतन। और दूसरी उन्होंने कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि जो आपकी अभिसारी चिंतन जो होता है वो रहता है। देखिए, जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है उसमें बच्चा अलग समस्या का जो समाधान है अलग अलग तरीके से करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जो है आप ऐसे कौन से 2 डिजिट जोड़ेंगे जिसमें जो है जिसका आंसर आपका 10 आएगा, तो बच्चे अलग अलग तरीके से जोड़ेगा इसमें। ठीक है, कोई करेगा 8 + 2, कोई करेगा 9 + 1, कोई करेगा 1 + 9, कोई करेगा 5 + 5, कोई कर देगा 6 + 4, कोई करेगा 7 + 3। यानी कि आपका जो प्रॉब्लम जो है वो आपकी प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पर बताई है वो तो है सिर्फ एक ही है, प्रॉब्लम मैंने एक बताई, लेकिन उसका समाधान आप अलग अलग तरीके से करोगे। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी यही होती है, अलग अलग तरीके से आप निकालते हो। और जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, जो आपकी अभिसारी चिंतन जो होता है, उसमें आप कोई भी प्रॉब्लम है उसका समाधान सिर्फ एक होता है, एक से ज्यादा आप कर ही नहीं सकते हो। ओके, उसमें कुछ नहीं होता है। अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है, तो आप यही तो बताएंगे नरेंद्र मोदी जी, है ना।
अब इनके अलावा तो और कुछ आप नहीं बता सकते कि इनकी जगह आप कोई और नाम दे दो, नहीं। तो ये आपका एक ही समाधान होता है, तो वो होता है आपका अभिसारी चिंतन। तो ये आपका इस तरीके से जो ये सिद्धांत थे वो हो गया। अब एक इसमें बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है वो आईक्यू पूछा जाता है। आईक्यू का फॉर्मूला इतना बार पूछा जा चुका है, जब मैंने अपना एग्जाम दिया था तब हमारे उसमें भी आया था एग्जाम में, ठीक है, कि आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। देखिए आईक्यू का फॉर्मूला होता है MA/CA × 100 होता है। इसको जरूर याद रखना। और एक चीज इसमें और याद रखना कि इसका मतलब प्रयोग करने का जो सुझाव था आईक्यू का, वो सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था, कुलेमान ने दिया था 1912 में। ये याद रखना, 1912 में दिया था स्टर्न और कुलेमान ने। इसमें संशोधन किया था, उन्होंने तो दे दिया था क्योंकि MA/CA, लेकिन जो टर्मन थे उन्होंने इसमें संशोधन किया 1916 में, उन्होंने कर दिया MA/CA × 100 कर दिया उन्होंने। ये जरूर मतलब पूछ लिया जाता है। और आपसे यहाँ पे पूछते हैं जो मानसिक आयु है, मेंटल एज, उसका प्रत्यय, उसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो आपको दिया है बिने ने। ये याद रखना, किसने दिया है आपको मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट? बिने ने दिया है, याद रख लेना। ये क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे ज्यादा मतलब बार बार पूछे जाते हैं, मैं भी आपसे सिर्फ वही यहाँ पर बता दे रही हूँ। इतना आप जितना आपके लिए मुझे लगता है कि है और सफिशियंट है वही मैं आपको बताऊंगी, और तो बाकी आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर ही ली होगी। ओके, तो ये यहाँ पर इन्होंने मानसिक आयु जो था इसका इन्होंने यहाँ पर हमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो दिया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो टर्मन थे उन्होंने यहाँ पर बुद्धि का वर्गीकरण भी किया था, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। जो टर्मन थे उन्होंने वर्गीकरण किया, जैसे उन्होंने बताया कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि आपकी 140 से ज्यादा होती है वो होते हैं प्रतिभाशाली, ठीक है। कौन होते हैं? याद, जो मैं बोल रही हूँ आप उसे सुनते जाइए। जो प्रतिभाशाली होते हैं, जीनियस होते हैं, 140 से अधिक उनकी बुद्धि लब्धि होती है। और जो सामान्य एवरेज बच्चे होते हैं उनकी कितनी होती है? 90 से 110। जो मंद बुद्धि होते हैं उनकी 80 से 90, ठीक है। और जो जिन है ना, और 50 से 70 जिनकी होती है उनकी अल्प बुद्धि होती है। 50 से 25 से जिनकी होती है वो मूर्ख बुद्धि होते हैं। 20 या 25 से कम जिनकी होती है वो महामूर्ख। ये ज्यादातर पूछते हैं 140 प्रतिभाशाली बच्चे वाला, ठीक है। और जो सामान्य वाला है एवरेज वाली 90 से 110, ये याद रखना। और आपकी मंद बुद्धि 80 से 90 वाली जो होती है ये आपसे ज्यादातर पूछते हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। देखिए इन्हें अच्छे से याद कर लेना ये सॉरी। तो ये चीज़ तो आपको मतलब याद करनी ही पड़ेगी। अब देखिए कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि रह गए हैं। अब जैसे एक आपका इसमें आता है डेवलपमेंट वाला ही जो टॉपिक रहता है उसमें है, ठीक है। उसमें आपका एक कॉन्सेप्ट आता है, उसमें मैं अगर आपको बताऊं तो आता है मोटर स्किल्स पूछते हैं। तो हमारी जो मोटर स्किल्स जो होती हैं आपको उस चीज़ों को याद रखना कि जो आपकी मोटर स्किल्स हैं वो भी आपकी 2 तरीके की होती हैं। मोटर डेवलपमेंट जो होता है ना उसके 2 प्रकार होते हैं। ये आपको जो चीज़ें जैसे जो मैं बता रही हूँ उनको याद रखें। मोटर डेवलपमेंट आपका 2 प्रकार का होता है, उसमें आपकी 2 प्रकार की जो है उसमें स्किल्स रहती हैं मोटर डेवलपमेंट में। एक होता है फाइन मोटर स्किल, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। एक होता है फाइन मोटर स्किल होता है और एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल। जो फाइन मोटर स्किल होता है उसमें आपकी जो मसल्स होती है उसमें आप कम मसल्स का यूज करते हो। मैं आपको इसमें एग्जाम्पल भी बताऊंगी। जैसे जो फाइन मोटर स्किल होती है, जैसे आप राइटिंग जब आप लिखते हो तो सिर्फ आप उंगली यानी कि उंगली का ही यूज कर रहे हो, या आप रोटी तोड़ के जब खाते हो तब भी आप जो है अपनी फाइन मोटर स्किल जो है उसका यूज करते हैं। आप कलर करते हो या कटिंग करते हो तब भी आप अपनी फाइन मोटर स्किल का यूज कर रहे होते हो। दूसरी मैंने बताई ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल जो होती है जिसमें आप अपनी ज्यादा से ज्यादा मसल्स का यूज करते हैं, वो हमारी कौन सी होती है? वो हमारी जो होता है ग्रॉस मोटर स्किल होती है। जैसे आप मान लीजिए स्विमिंग कर रहे हो या रनिंग कर रहे हैं, तो वो आप स्विमिंग करते हो या आप रनिंग करते हो या आप जंपिंग कर रहे हैं, तो उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स यूज़ होंगी, क्योंकि भाई आपकी पूरी बॉडी की जितनी मसल सब यूज़ हो रही हैं। कूद रहे हो, आप रनिंग कर रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, हाथ पैर सब चल रहा है, पूरी बॉडी चल रही है। लेकिन जब आप खाते हो तो सिर्फ जो है आपके हाथ यही तो चल रहे हैं, ठीक है। तो या आप लिख रहे हो तब भी आपके हाथ चल रहे हैं, तो वो फाइन में चला जाएगा। लेकिन जिसमें ज़्यादा मसल्स का यूज़ होता है वो ग्रॉस मोटर स्किल होती है। ये आपको याद रखना है। देखिए कुछ जो कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आपका एक जो आपका एक कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादातर जो बनता है, इसमें से बहुत हमेशा क्वेश्चंस बनता है जो आपके जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो वो याद रखनी पड़ेगी। देखिए आपको याद रखना जो डिसलेक्सिया